दोस्तों, अयातुल्ला खामनेई के मौत के बाद अब खाड़ी देशों में युद्ध भयंकर स्तर पर चालू है। आपको बता दें कि दुबई, सऊदी समेत 9 मुस्लिम देशों पर ईरान ने हमला बोल दिया है और ईरान ने ये घोषणा करी है कि वो बहुत बड़ा हमला करेगा। ऐसा बदला लेगा जैसा इतिहास में आज तक कभी किसी ने नहीं लिया होगा। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सैयद हुसैन साहब हैं। उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये खाड़ी देशों के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं। हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए ईरान अपने के चैनल पे साथ दोबारा। कोई भी मुस्लिम देश खड़ा क्यों नहीं हुआ? आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है? देखिए, इसके पीछे तो लंबा इतिहास है हम्म। उस पूरे क्या? रीजन का। हाँ। उनके जो आपस में राइवलरीज हैं, जो जिस तरह का आपस में कंपटीशन है उस रीजन में, और वहां पे बाहर की ये ताकतों का शिया जिस सुन्नी तरह की का असर लड़ाई रहा है। है। ये शिया सुन्नी की लड़ाई की वजह से है कि ईरान अकेला खड़ा हुआ है, या फिर ये कोई कूटनीतिक विरोध है? देखिए, इसके पीछे हमें समझना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर के टाइम से जो सेटलर कॉलोनियलिज्म का जो सिलसिला चला आ रहा है। हम्म। जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में कमजोर होने लगा और यूएस इमर्ज होने लगा, अगर हम तब से देखें तो यूएस के पास डॉक्यूमेंट्स 1939 से 45 के बीच के मिलते हैं, जिसमें ग्रैंड एरिया की बात की है उन्होंने। ग्रैंड एरिया उस चीज को कहा है जहां पे जो भी असेट है वो अगर यूएस के काम का है दुनिया में कहीं भी, तो उस पर कंट्रोल रखने के लिए जो भी किया जाना संभव हो वो किया जाए। कोई भी मीन्स अपनाई जाए, किसी भी तरीके से उसे कंट्रोल में रखा जाए। और ग्रैंड एरिया को उन लोगों ने उस वक्त 45 से पहले ये परसीव किया था कि वो पूरा लैटिन अमेरिका, उसमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर पूरा उनका, मतलब वो तो उनका घर का ही है। उसके अलावा ये साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल, और वो पूरा एरिया जो इंग्लैंड के उसमें था जो साम्राज्य में, तो उसको सबको ग्रैंड एरिया माना है। तो उसको उसी तरह उन्होंने वो किया। और ईरान को, जैसे सब लोग जानते हैं कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया था 53 में, अमेरिका और जी इंग्लैंड ने मिलकर मुसद्दिक को, क्योंकि जी। उन्होंने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया था और इनका शेयर जो ईरान का तेल निकाल रहे थे उसमें कम हो गया था। तो तब से उन्होंने जिसे बिठाया था, उन्होंने 26 साल 53 से लेकर 79 तक शाह ने ईरान के जिस तरह से उनका साथ दिया और अपने लोगों पे दमन करके दिया और उनके राइट्स को कुचल के, और बाहर की ताकतों को, इसी तरह की कहानी पूरी दुनिया में मिलेगी। ये यूएस की और इन देशों की, लैटिन अमेरिका में एक के बाद एक आप देखते चले जाएं। जग जाहिर है कि अमेरिका की लड़ाई ईरान से आज की नहीं है, वो सदियों पुरानी है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान अकेला क्यों खड़ा रहा? ईरान के साथ बाकी तमाम मुस्लिम देश क्यों नहीं खड़े नजर आए? अगर 3-4 देश भी आ जाते ईरान के साथ, तो फिर इजराइल की हिम्मत नहीं होती कि इस तरीके से किसी देश के सुपर लीडर को उस देश में घुसकर इस तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती। हाँ, देखिए, वो तो अब ये जो हमारे, ये तो हम लोग सोचते हैं कि सब देश इकट्ठा हो जाएं, बहुत लोग चाहते होंगे कि ऐसा हो, लेकिन अब वहां पे उन देशों के सामने क्या परिस्थितियां हैं। नहीं है हुसैन साहब, बात चाहने की नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत में तो मुस्लिम एकता की वो बातें कही जाती है ना, बड़ी बड़ी कहावतें प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक ईरान का साथ देने के लिए बाकी खाड़ी देश या बाकी मुस्लिम देश क्यों नहीं आए? देखिए, बोलने की हद तक ठीक है, जहाँ पे पोस्चरिंग करनी होती है इंटरनेशनल फोरा में, वो सब कई सारे लीडर्स हैं। टर्की की लीडरशिप, टर्की है, इजिप्ट है, हाँ हाँ। सऊदी अरब है, सब अपनी अपनी तरह से चाहते हैं कि हम इस तरह की बात करें कि हमें लीडर माना जाए और दुनिया के मुस्लिम देशों में हमें उसके क्रेडिबिलिटी मिले। लेकिन जब करने की बात आती है तो सबके सामने कॉन्स्टेंट्स हैं। ये जो एम्पायर है, जो साम्राज्य का जो वो है, उसने इतना सबको वो कर रखा है। और अगर आप पढ़ेंगे, मैंने क्योंकि अभी इधर ही देखा कि कोई भी देश, लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे देशों से लेकर पूरी दुनिया में, कोई भी लीडर अगर अपने देश की जनता के हितों का काम करे तो उसे हटा देना है किसी भी कीमत पे, और हटा के चाहे डिस्पोट बिठाना पड़े। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन लोगों ने नाजियों को हराया था सब जगह, जापान से लेके सब जगह, जो फांसीवादी ताकतों से जो लड़ रहे थे, उनको हटा के फिर फांसीवादियों को बिठाने का काम किया इन्होंने। और लिखा है अपने उसमें, इनके डॉक्यूमेंट्स में है कि लिबरल
को बिठाना जरूरी नहीं है, कोई भी तानाशाह को बिठा सकते हैं जो हमारे हितों की रक्षा करे, जो वहां के रिसोर्सेज हैं वो हम तक उसका रास्ता खुला रखे। अब इस अच्छा, पूरे उसमें मिडिल ईस्ट तो में क्या जो आप इसका ईरान मतलब को ये अकेला देख समझा रही है वो जाए इसलिए कि अब तमाम मुस्लिम देशों ने ये सोच लिया है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ रुपया है, और उनके सामने लड़ने की शायद विल नहीं है या उनकी परिस्थिति नहीं है। तो ये एक अकेला देश था जो उस चीज को पूरा नहीं होने दे रहा था। उसका सबसे बड़ा पाप ये कि उन्होंने उनका बिठाया हुआ आदमी हटा दिया 79 में, और उसके बाद से वो इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट कर रहे थे जो अमेरिका को दुनिया में कहीं भी बर्दाश्त नहीं है। और मिडिल ईस्ट तो उनका वो समझते, इन ताकतों का यूरोप और अमेरिका का समझना है कि इसके जो भी रिसोर्सेज हैं, तेल है वहां का रिसोर्स और गैस, उसका सबसे पहला अधिकार हमारा है, बाकी वहां के लोगों का नहीं है। ये इनके डॉक्यूमेंट्स में बार बार आपको हर जगह मिलेगा, रिकॉर्ड्स में है सब ये, हाँ, इनकी इंटरनल अब मीटिंग्स ईरान में। का तो भविष्य उसी क्या ये देख सबसे रहे हैं बड़ा आप? पाप है जी। अब ईरान का क्या भविष्य देख रहे हैं? ईरान में क्या होने जा रहा है? अब भविष्य अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो लड़ेंगे जितना हो सकेगा, उनके अच्छा। अंदर ताकत है, वो लड़ेंगे। और क्योंकि उनको तो सरवाइव करना, उनकी सर्वाइवल की लड़ाई है, उन्हें लड़ना ही है। और वो अगर सिर्फ टिके रहेंगे तो भी उनकी जीत एक तरह की मॉरल, पॉलिटिकल और सब तरह से एक उनकी जीत मानी जाएगी। और मुझे लगता है कि सामने वाले जो हैं वो कितने दिन के इंतजाम से हैं, कितने दिन लड़ सकेंगे ये तो वो जाने, लेकिन बहुत लंबा शायद वो लोग नहीं फोर्स कर रहे हैं। लेकिन ईरान अगर रेजिस्टेंस देगा तो ये लंबा जा सकता है और रीजन में लेकिन फैलने के चांसेस हैं। सबसे इसकी खतरनाक बात यह है कि ये रीजनल वॉर से और बड़ा भी हो सकता है। रीजनल वॉर तो ऑलरेडी बन चुका है ये पहले दिन से, उससे बड़ा भी हो सकता है, जिससे जो दुनिया के लिए बड़ा, जिसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। तो दुनिया के और देशों की लीडरशिप को भी इसमें देखने और इंटरवीन करने की जरूरत है। नहीं तो ईरानी तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और देश में जितना फैलेगा उससे तेल की कीमतें बढ़ने से लेके पूरे हाँ, बिल्कुल। सिक्योरिटी पे, पूरे विश्व की इसका सिक्योरिटी भारत पे पर क्या असर खतरा होगा बन ये सकता बताइए। भारत जी। पर क्या असर होगा? भारत पर क्या असर होगा हुसैन साहब? भारत पे देखिए, सबसे पहला असर तो, क्योंकि एनर्जी वहां से, एनर्जी की सप्लाईज हम लेते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान ने बंद किया है तो उससे बंद कर दिया है। 20% से ज्यादा तेल निकलता है। अगर ये बंद रहेगा हफ्ते 2 हफ्ते तो लोगों का, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि $250 पर बैरल से ऊपर भी कीमत जा सकती है तेल की। और ऐसा होने से यही नहीं, पूरे दुनिया में, यूरोप ऑलरेडी एनर्जी का क्राइसिस फेस कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। खुद अमेरिका में सब जगह कीमतें बढ़ जाएंगी, मुश्किल में आ जाएंगे सब। और पहले से इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, और उस पर टैरिफ्स का झगड़ा और सब कुछ है, और ऊपर से ये बहुत बड़ी मार हो जाएगी, जिससे गरीब देशों को शायद ज्यादा टाइम लगेगा वापस खड़े होने में। ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है आधे से ज्यादा दुनिया। अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद अब ईरान किस तरफ जाएगा? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ नया ईरान में होगा? नहीं, देखिए, वो उनके यहाँ तो सिस्टम बने हुए हैं। उनके मारे जाने से अगर कोई समझ रहा है कि वहां कुछ चेंज आ जाएगा बड़ा, वहां की आवाम कोई चेंज ले आएगी, पब्लिक कुछ नया रास्ता ट्रंप ने ये देखेगी, बात कही ना कि सत्ता नहीं, वो पब्लिक तो मुझे लगता लिए है कि और सपोर्ट बढ़ेगा उनके लिए। ट्रंप और ने ये बात कही है कि सत्ता परिवर्तन के लिए हुसैन साहब खामनेई का मरना जरूरी था। तो अब यही सवाल है कि सत्ता परिवर्तन करके क्या कर लेंगे ट्रंप, या फिर क्या हासिल कर लेंगे ट्रंप? ट्रंप बार बार अयातुल्ला खामनेई को ये दिखा रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो इविल है, मोस्ट इविल पर्सन बोला उन्होंने खामनेई को। तो आपको क्या लगता है कि अब ट्रंप के हिसाब से जो मोस्ट इविल पर्सन था ईरान का, अगर वो हट गया या फिर उसे खत्म कर दिया गया, तो अब नया ईरान कैसा होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, ट्रंप साहब के हिसाब से तो मोस्ट इविल पर्सन इसलिए हैं कि उनके एजेंडा में आड़े आ रहे थे, एम्पायर के एजेंडा में, जो मुझे लगता है। यस। लेकिन इविल होने का जहां तक है, उनका 2003 का दिया हुआ फतवा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के अगेंस्ट, जी हाँ। वो उनके जीवन तक था। और अभी कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले ही बात हो रही थी, किसी इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि जिस दिन खामेनेई साहब मर जाएंगे वो फतवा खत्म हो जाएगा। मैंने शायद पहले भी आपको कहा था कि मैं यकीन करता हूं इस पे कि अगर वो कह रहे हैं कि हम इसके धार्मिक उससे रीजन से उसे नहीं अप्रूव करते तो वो उनकी बात ठीक है, लेकिन बम बनाने की बात तो 30-35 साल से कही जा रही है, तो वो तो एक बहाना था। लेकिन असल चीज थी कि वो
एम्पायर के एजेंडा को नहीं फॉलो करते थे, इंडिपेंडेंट एक अपनी राय रखते थे, अपनी पॉलिसी थी जो फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी, और उसमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स थे जो मेन उनका होता। तो अब लेकिन उनके जाने के बाद ये समझना कि कोई वो चेंज ऐसा आएगा, मुझे लगता है कि और पब्लिक वहां की जो है इकट्ठा हो जाएगी, और अच्छा, हाँ, अच्छा। और मजबूत संकल्प के साथ लड़ने के लिए। कहा जा रहा है हालांकि उनके जो इकोनॉमिक बेटे हैं हार्डशिप बहुत है इनके। जी, मुज्तबा खामनेई, उनको सत्ता दी जाएगी, उत्तराधिकारी उन्हें घोषित किया गया, मुझे नहीं ऐसा लगता ऐसी कि उनके खबरें हैं। बेटे को दी जाएगी, कोई और उन्होंने अच्छा, जो भी सिस्टम बनाया होगा वहां, इसका मैं अप्रूवल नहीं है अभी इतना ओके, पब्लिकली। नहीं अप्रूवल नहीं है, ये ऑफिशियल और वो नहीं है, लेकिन सिस्टम एक में भी चर्चा वो है नहीं है कि चर्चाओं बेटा में। बन सके, वहां मेरिट के हिसाब से होगा, जो भी वो बनाएंगे, जो ओके। उनका पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है वो बनाएंगे। हम्म। उनका एक पूरा तो सिस्टम है लेट डाउन, उस हिसाब से ओके, बनाएंगे, तो उसमें मुझे नहीं लगता उनके बेटे आएंगे। ये बाहर का वेस्टर्न मीडिया को ऐसा लगता है, या वो प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, कोई अच्छा, और जो बनेगा। लोग सैयद हुसैन साहब, जो आपको नहीं जानते हैं, आपका परिचय करा दें। आपकी माताजी ईरानी रही, ईरानी है, ईरानी थी। ईरानी थी, अब नहीं रही। 88 में वो हम्म। प्लेन क्रैश में जो अमेरिका ने प्लेन गिराया था, उसमें उनकी डेथ हुई थी। तो उसके आपकी अलावा मेरे, नजर में, जी, आपकी नजर में ये बताइए कि ईरान के साथ जो हो रहा है, अमेरिका जो कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है, आपकी नजर में क्या वो सही है? नहीं देखिए, मैं तो सही नहीं मान सकता, कोई भी उसे राइट थिंकिंग आदमी सही नहीं मानेगा, क्योंकि वो तो अपने देश की को चलाने का जिस तरह का इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनका वो था, और उसमें एम्पायर का कोई वो नहीं था। और ईरान ने पिछले 100 सालों में, हम्म। 20th सेंचुरी के शुरू से ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले से ही बाहर की जी। ताकतों का अपने यहाँ जिस तरह का वो देखा, और उसे उखाड़ पाने में जब उन्होंने वो शाह को हटाया है, जो रेवोल्यूशन आया है, वो 2500 साल की बादशाहत को खत्म किया अपने देश से, हम्म। और एक दूसरा सिस्टम पब्लिक का जिसमें पार्टिसिपेशन हो, उसे बनाने का काम किया, और उसे अपने हिसाब से चला रहे थे। हम एग्री करें अच्छा, डिसएग्री, हुसैन साहब, लेकिन एक एक इंडिपेंडेंट और खबर आई सोवरेन इस समय, नेशन होने खबर के आई है नाते कि उन्हें राइट था। आयतुल्ला आरफी को बनाया जाएगा नया जी, सुप्रीम लीडर। आयतुल्ला आरफी को बनाया जाएगा सुप्रीम लीडर, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहां के देखिए, धर्मगुरु अभी हैं। शायद खबरें हैं, वो एक्सपर्ट्स काउंसिल उनकी तय करती है, उनकी काउंसिल है, अच्छा। वो तय करेगी। हाँ, उसमें मेरे ख्याल में कितने, 5 तो कम से कम एक सीनियर आयतुल्ला या वो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, या उससे ज्यादा हैं शायद, वो लोग हम्म। तय करेंगे, और बहुत सारी चीजों को वे करके करते हैं। तो अच्छा, कोई खामनेई क्लियर शायद लाइन को ऑफ सक्सेशन के नहीं है, लिए लेकिन वो शोक, पहले से उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया था कि वो सिस्टम उनका चलता रहेगा। हाँ हाँ, खामनेई के लिए जो हमने देखा कि लोगों का जो शोक दिखाई दे रहा है, दुख भारत में भी है, कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है, और ईरान में भी दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान में भी, तमाम जगह पर लोग अब जिस तरीके से शोक दिखा पा रहे हैं, शोक प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्या था आयतुल्ला खामनेई में कि लोग, कि उनके इतने फॉलोवर्स हैं और लोग उनके लिए इतना रो रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो उनका जो धार्मिक स्टेटस था, जो रिलीजियस स्टेटस था, हम्म। तो जो उनके उसके फॉलोअर्स हैं, जो रिलीजियस फॉलोअर्स हैं, वो भी अच्छी काफी संख्या है, हाँ हाँ। हमारे देश में भी, दूसरे देशों में भी। तो उन लोगों का तो एक इमोशनल वो था, लगाव रहा होगा, या जो हाँ। स्पिरिचुअल उनका जो फॉलोइंग है। उसके अलावा लेकिन एक ये भी, पॉलिटिकल स्फीयर में जाएं तो एम्पायर के सामने या किसी बड़ी ताकत के सामने, एक दमनकारी ताकत के सामने खड़े होने का जो वो है, उसको जो वो पोर्ट्रे करते थे, और जिस बोल्डनेस के साथ और सफाई के साथ, उसको पूरी दुनिया में बहुत एडमायर किया जाता था। और आज बहुत इस चीज की जरूरत समझी जाती है कि बेलगाम ट्रंप अपने उसमें दूसरी इनिंग्स में जिस तरह कर रहे हैं, तो इनको हम्म। रोकने का कोई पूरे दुनिया के अंदर, मुझे लगता है राइट माइंडेड कुवत। लोगों का एक वो है कि इसे रोकने का हम्म। कोई सिस्टम हो। यूएन के चीफ से हम्म। लेके सब परेशान है कि इसको कैसे रोका जाए। एक मल्टीलेटरल जो सिस्टम था, जो बनाया, जिसको वो स्थापित करने में लेकिन खुद दुबई यूएस का का तो बड़ा इस रोल लड़ाई था, में उसको कोई खत्म लेना करके। देना नहीं था। फिर दुबई में क्यों मिसाइलें दागी गई? सैयद हुसैन साहब, कहा गया पाम जुमेरा के पास में एक मिसाइल गिरी, फिर बुर्ज खलीफा के पास में एक ड्रोन का हमला हुआ, हालांकि बाल बाल बचा बुर्ज खलीफा। तो ये सारी चीजें दुबई के साथ क्यों हो रही है? दुबई क्यों दुश्मन बन गया ईरान का? अब वो तो देखिए ईरानी ही बताएंगे, मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन उन लोगों ने शायद पहले से कहा था कि जहां भी बेसिस होंगे, या जो एंटिटीज इस जंग की एक्सरसाइज में, जिसमें हमारे ऊपर अगर अटैक होगा अब,
तो जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगी वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे, ये कहा था शायद उन्होंने। हाँ। तो उनको लगता होगा कि वहां कोई किसी तरह का कोई एस्टेब्लिशमेंट होगा या कुछ, वो तो ईरानी ही बताएंगे, मैं तो उसे नहीं बता सकता। लेकिन मेरा अंदाज है कि ये, क्योंकि उन लोगों ने पहले से कहा था कि जो जो भी इस वॉर की मशीनरी में पार्टिसिपेशन जिसका होगा वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगा। और आप शायद भी कुछ तो दिल लिस्ट भी से उन्होंने दी थी यूएन को। और आप भी तो दिल से ईरानी है, माता जी आपकी ईरानी थी, सैयद हुसैन जी साहब, तो आपके हिसाब से कह रही हूँ आप भी तो दिल से ईरानी ही है, माता जी आपकी ईरानी थी, तो नहीं, दिल आपके से हिसाब नहीं, से। मैं ईरान के बारे में जानता हूं, मैं तो दिल से तो इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, लेकिन ईरान के बारे में जानता हूँ, क्लोजली वो नहीं, करता हूँ, क्योंकि और माता पूरी जी चीजों को ईरानी समझता थी हूँ, तो तो उस दिल हिसाब से में आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भावनाएं तो इमोशनल उससे नहीं रख रहा हूँ, बल्कि जो एक राजनीति का छात्र होने के नाते और इंटरनेशनल अफेयर्स को या समझने के नाते जो मेरा वो है, और वो रिलीजन या आपके उससे हिसाब से अगर एफिलिएशन ईरान नहीं है ट्रम्प के आगे सरेंडर हो जाता, जी। खामनेई सरेंडर हो जाते, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, अगर बतौर जानकार अगर आपको क्या लगता है कि क्या ईरान के सामने अगर सरेंडर हो जाते आयतुल्लाह खामनेई, तो क्या आज ये हश्र नहीं होता? नहीं, वो तो फिर नहीं होता, फिर तो सब देशों में जैसे बैठे हुए रूलर्स वो बैठे रहते, देश की जनता का और रिसोर्सेस का फिर पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता, जो होता है और जगह। तो क्या इस बात का अफसोस ईरान की इन्होंने जनता को नहीं होगा होने कि दिया, हमारा लेकिन इन्होंने सुप्रीम उसकी वजह लीडर, से सैंक्शंस हमारा, को फेस किया। क्या इस बात की गिल्ट ईरान के लोगों को होगी कि हमारा सुप्रीम लीडर अमेरिका के आगे नहीं झुका, अगर झुक जाता तो शायद इतना युद्ध, इतनी लड़ाइयां ना होती? हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन वहां देखिए बहुत दिन से, क्योंकि जो सैंक्शंस हैं इसके ऊपर, वो बहुत ही सख्त स्ट्रिक्ट और है। दमनकारी सैंक्शंस हैं जो 45 सालों से लगे हुए हैं। अच्छा, सैंक्शंस में लोग समझते हैं क्योंकि ऑप्टिक्स नहीं होती जंग की तरह की, कि कहीं मिसाइल गिर रहा है, तबाही हो रही है, लेकिन जानी नुकसान और माली नुकसान वॉर से ज्यादा होता है, जो 45 साल से वो लोग झेल रहे हैं। और बहुत सैंक्शंस की वजह से उनके ऑप्शंस इतने कम हैं, और इतना उनके इनकम का जनरेशन इतना कम हो गया है कि पब्लिक तंग भी है। उसे उन्होंने वो करने के लिए JCPOA किया, जो 17 में ट्रम्प साहब ने खत्म कर दिया, जो उन्होंने ओबामा के साथ किया था, और हाँ। बाकी 6 यूरोप की पावर्स के साथ, 7 पावर्स के साथ। उसमें काफी उन्होंने अपना टोन डाउन कर दिया था, न्यूक्लियर से लेके सब कुछ अपने उसको प्रोग्राम्स को। लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके बाद इनके यहाँ भी, ईरान में भी दो तरह के, दो पक्ष के लोग थे। जो हार्डलाइनर्स थे उनका था कि भाई अब इसमें नहीं जाना चाहिए, हमें एक रेजिस्टेंस इकोनॉमी बनानी चाहिए देर तक के लिए, क्योंकि अब भरोसा नहीं किया जा सकता बाहर की ताकतों पे, क्योंकि हम कुछ भी उनके साथ वो कर लें, उनके एंड से वो अपना एग्रीमेंट तोड़ देते हैं। तो हमें लंबे टाइम के हिसाब से अपना एक रेजिस्टेंस इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, उसको बना रहे थे। अब उसमें अभी जो करेंसी को लेके जिस तरह का शायद मैनिपुलेशन हुआ, या जो भी उसकी वजह से करेंसी उनकी गिरी एकदम, तो पब्लिक परेशान हो गई, क्योंकि बेल्ट टाइटनिंग के लिए कहा जाता है कि बार बार के आप थोड़ा इस लड़ाई को करने के लिए, और जनता उसके लिए आमादा है, लेकिन एक हिस्सा उसमें परेशान भी है। तो एक तरह का स्ट्रगल है। और अच्छा, जब इस तरह का वो होता है, जब सैंक्शंस और वो होती हैं और बड़ी ताकतें आपके पीछे लगी हैं, तो आप अपनी इकोनॉमी को बहुत ट्रांसपेरेंट भी नहीं रख सकते, ये भी प्रॉब्लम है। और जब आप ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हैं, तो जब जनता के पास तंगी होती है तो उसे लगता है कि यहाँ चोरी हो रही है, होती भी है चोरी शायद, और अगर नहीं भी होती है तो उसे लगता है कि हो रही है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होता है समाज में, तो वो तो हो रहा था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो सब एक होंगे, इस ऐसा जो वो है, जो मैं उनके कैरेक्टर और मिजाज को जानता हूँ, वो एक होकर इस वक्त लड़ने का और खड़े रहने की बात करेंगे। तो बाहर ट्रम्प से और सही जो भी रास्ते पर समझता चल है रहे हैं कि कि नहीं? ट्रम्प का भविष्य क्या देख रहे हैं हुसैन साहब? किसका? ट्रम्प नहीं, उनका तो वो तो अपना चला ही रहे हैं। उन्होंने तो अभी जो सही रास्ते पर नेशनल जा रहे हैं। सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का जो पेपर वो किया, वो मैंने देखा 1-1.5 महीने पहले, जिसमें उन्होंने डॉनरो डॉक्ट्रिन कहा है, मॉनरो डॉक्ट्रिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का वो मिला के। तो उनका तो इरादा है ही शायद, और उसके साथ बेसिकली मैं इस लड़ाई को इस तरह देखता हूं कि कॉरपोरेट्स की तरफ से बड़े ताकतें लड़ाई लड़ रही हैं मजदूरी करने वालों के खिलाफ, मेहनत करने वालों के खिलाफ। ये लड़ाई कॉरपोरेट्स के पैसे और ताकत के और उनके विचारों के साथ एम्पायर लड़ता है मेहनत करने वालों के, क्योंकि उनको वो बहुत अधिकार या बहुत रिसोर्सेस के हकदार ना अपने को समझें, उस पर अधिकार ना वो करें। रिसोर्सेज एक ही तरफ जाए, जिसके पास पूंजी है उसी के पास वो ही दुनिया के रिसोर्सेज पे उसका कब्जा रहे, उसी की लड़ाई है, ये चलती रहेगी।
तो आज उनको काफी अभी तक कहीं से चैलेंज नहीं मिला था अब ईरान में, क्योंकि उन्हें खटक रहा था जून से शायद, तो इसलिए उन्होंने किया है। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि जो भी समझता है कि रिजीम चेंज की जो बात करते हैं, यहाँ और देशों की तरह नहीं है, ये बड़ा देश है और उसका माहौल और एथोस दूसरे हैं थोड़े। रिजीम चेंज बाहर से नहीं होगा, वहां उतरना पड़ेगा और उतरना भी आसान नहीं है। इराक में जिस तरह रिजीम चेंज हो गया था, वो ईरान और इराक में भी बड़ा फर्क है। यहाँ रिजीम चेंज उतना आसान नहीं है, और अगर यहाँ कुछ थोड़ा बिगड़ेगा तो पूरे रीजन में स्पिल ओवर होगी, प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस, जो संभालना शायद मुश्किल हो जाएगा। और इराक और अफगानिस्तान के उसको नुकसान को अभी वो लोग रियलाइज करते हैं जिन्होंने उस लड़ाई को छेड़ा था, तो उससे कुछ हासिल नहीं कर पाए, जाने गई, नुकसान हुआ बहुत। तो ये एक तरह का मिसएडवेंचर है जो जितनी जल्दी कंटेन कर लिया जाए, दुनिया की लीडरशिप मिलके अगर इसे रोक सकेगी तो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, मानवता के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हुसैन साहब, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जो अपडेट्स हो रही हैं, हम लगातार उन पर चर्चा कर रहे हैं। आगे भी तमाम खबरों पर हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई राय हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।